यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये सेशन हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिएगा, एक बात बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट आप लोग बैठा लीजिएगा कि आरओ यारो के सिलेबस से और पीसीएस का सिलेबस भिन्न है। दोनों के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा। ठीक, आरओ यारो में जहां प्रश्न आपको फैक्चुअल आते हैं, वहीं यूपी पीसीएस में कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। हमने पिछले वर्ष के पेपर को देखा था कि लगातार परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होता जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ में इस प्लेटफॉर्म पे 3 लोग जुड़े होंगे जो इस कार्यक्रम को परिपूर्ण तरीके से आपके समक्ष लेके चलेंगे। एक तो मैं आपके साथ जुड़ा ही हूंगा, दीप्ति मैम आपके साथ जुड़ी होंगी और रविकांत सर जुड़े होंगे। ये तीन ही लोग यूपी पीसीएस प्री को पूरा टारगेट करेंगे। ठीक, अच्छा, एक बात और बता दें कि वैसे तो आज हम एक नया विषय ही खोलने वाले थे जो कभी आपके सामने नहीं ओपन किया है। मैं लेके आने वाला था भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन इसलिए नहीं खोला क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विषय है जिससे छात्र घबराते हैं पढ़ने को लेकर। इसलिए हमने ये सोचा कि 2-3 दिन का ब्रेक दे देते हैं इस विषय से। इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था से ही हम यूपी पीसीएस प्री की क्लास प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अक्सर ज्यादातर हमने अभी तक जितने भी बैच निकाले हैं वो पॉलिटी से ही प्रारंभ इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब की बार में मैं चाहता था कि अर्थव्यवस्था से इसकी शुरुआत की जाए। लेकिन फिर जब मैं उस विषय के अंदर गया और मैंने ये सोचा कि इससे शुरुआत ना की जाए, कुछ दिन का वो धैर्य बना के रख लिया जाए, इसके बाद ही भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ चला जाए। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में से लगभग में से ये मान के चलिएगा कि 8 से 10 सवाल आते ही हैं, जो अक्सर छात्रों के गलत होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। जैसे कि बेरोजगारी क्या है, जैसे कि रोजगार क्या है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, भारत में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष आते हैं जो अक्सर गलत हो जाती है। इसलिए अभी तो हम भी इकोनॉमिक्स से इसकी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंडे से जो हमारा विषय होगा वो इकोनॉमिक्स ही होगा। ठीक, क्या आप सभी लोग हमारे साथ जो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का जो हम कॉम्बिनेशन लेके आएंगे उसमें हमारा सहयोग देंगे? एक बात बताइएगा। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में जो हम कॉम्बिनेशन लेके आएंगे, क्या आप हमारा सहयोग देंगे? देखिएगा, मॉडर्न इंडिया मैं ही पढ़ाऊंगा, एंशियंट और मेडुअल हमारे साथ में रविकांत सर पढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो रविकांत सर ही डिस्कशन करेंगे, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और आपका मॉडर्न इंडिया 3 विषय मैं पढ़ाऊंगा। यूपी स्पेशल हो गया, जनसंख्या नगरीकरण हो गया, यूपी स्पेशल रविकांत सर पढ़ाएंगे, जो जनसंख्या नगरीकरण हो गया ये आपको दीप्ति मैम पढ़ाएंगे। ठीक, इसी तरीके से हम 3 ही लोग आपको ये पूरा कार्यक्रम लेके चलेंगे। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास है
भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की। जब हम भारतीय संविधान शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में कई प्रकार के सवाल खड़े होंगे। यहां पर देखिएगा, पेन और कॉपी लिए हैं, आप रख दीजिएगा। बड़े आसानी से चीजों को सुनते हुए चलना है, ठीक। भारतीय संविधान का जैसे ही शब्द हमारे जहन में आता है तो हमारे दिमाग में कई प्रकार के सवाल खड़े हो जाते हैं कि इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे का कारण क्या है। ये सारे सवाल आपके जहन में खड़े होने लगते हैं। जब हम इसकी बारीकी की तरफ जाते हैं और इसको समझने के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं, या हम कहें कि इसको जब हम विषय के रूप में पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि पहला सवाल यही खड़ा हो जाता है कि संविधान होता क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, संविधान क्या है। वैसे तो हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि कानूनी दस्तावेज होता है, लेकिन इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम इसमें कहीं ना कहीं उस तरीके से हम अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, या उस तरीके से इस विषय को नहीं समझ पाते हैं जिस तरीके से होना चाहिए। तो जब आपके सामने यह सवाल आता है कि संविधान क्या है, देखिएगा, इस बिंदु पर चर्चा हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक, आज नहीं करेंगे। क्योंकि यहां पर इस बिंदु पर तभी हम चर्चा करेंगे जब हम भारतीय संविधान का निर्माण करा चुके हैं, ठीक। अभी केवल और केवल हमने आपको एक प्रश्न के रूप में आपके समक्ष रखा हुआ है, ठीक। अब हमारा सवाल पुनः फिर है कि भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैसे, कैसे हुआ है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। एक मिनट, पंखा चलाना। कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनमें भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर हम देखें जाते तो आप कहेंगे कि हमारे भारत में 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, या कहें कि बक्सर के युद्ध के बाद, अंग्रेजों ने भारत में पूर्ण रूप से अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया। इसके पहले हमारे देश के शासन का संचालन कहीं ना कहीं सामंतवादी व्यवस्था के आधार पर चलता था, या उससे पहले हमारे यहां पर राजतंत्र शासन प्रणाली के तहत में चलता। लेकिन 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में हमारे यहां पर एक नई व्यवस्था देखने को मिली, जो थी अधिकारी तंत्र व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? अधिकारी तंत्र व्यवस्था। इस अधिकारी तंत्र व्यवस्था के तहत हमारे जो भारतीय नागरिक थे उनका शोषण हो रहा, उनका शोषण किन आधारों पर हो रहा था? तो आप कहेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार में जिन प्रावधानों को दिया गया है, उन्हीं आधारों पर हमारे भारतीय जनता का या हमारे भारतीय समाज का अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जाता।
या कह सकते हैं कि अधिकारी तंत्र शासन व्यवस्था के तहत हमारे भारतीयों का शोषण किया जा रहा है, जिसमें समानता हो गई, जिसमें स्वतंत्रता हो गई, एवं भारतीयों को न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे भारतीयों ने लगातार इस बात की मांग उठा रहे थे कि हमको स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक 1935 का अधिनियम आता है और उसके तहत में 1937 में भारत में चुनाव होती है, भारत में प्रांतीय चुनाव होती है, प्रांतीय चुनाव होते हैं। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में उभरी हुई थी। जब 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में भारत में चुनाव हुए तो उनमें से 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में पूर्ण रूप से कांग्रेस ने सरकार बनाई और 2 राज्यों में कांग्रेस ने अपने गठबंधन के तहत में सरकार बनाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार 11 राज्यों में से 8 राज्यों में थी। कितने राज्यों में? 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। कब? 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में, तब उनमें से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार। इन 8 राज्यों में से अब देखिएगा, ज्यादा अंदर अभी डिटेल में इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि इतिहास का यहाँ टॉपिक जुड़ा होता है, पूरा इतिहास में आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी यहाँ शॉर्ट में हम निकलने की कोशिश कर रही है, यानी कि अपनी हम पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक, अच्छा, जब आप 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, जो कि इतिहास के साथ जुड़ा होगा। अभी केवल हमको क्या इस बिंदु को पकड़ना है कि 1935 में भारत में प्रांतीय सरकार बनाने का अधिकार मिल गया था, जिसके तहत में 1937 में चुनाव हुए और 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार बनी, 2 राज्यों में गठबंधन के रूप में कांग्रेस की सरकार बनी। यानी कि कुल मिलाकर विपक्षी पार्टी ने अभी रुक जाइएगा, हम जो बात बोल रही हैं उसको समझिए। ठीक, कई लोग निर्दलीय रूप में लड़े थे, ठीक है, कई पार्टियां थी, अभी हम बात करेंगे। 8 जो राज्य थे उनमें से पूर्ण रूप से यहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। देखिएगा अब क्या हुआ कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने प्रांतों में सरकार थी पूर्ण रूप से या बहुमत के जो बहुमत दिया हुआ था, उन राज्यों में 1939 में कांग्रेस ने अपना मंत्री परिषद पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कांग्रेस ने अपनी 8 राज्यों में सरकार गिरा दी। कांग्रेस ने अपनी 8 राज्यों में सरकार गिरा दी। इस सरकार गिराने के पीछे का कारण क्या? इस सरकार गिराने के पीछे का कारण क्या था? तो आप कहेंगे कि भाई सरकार गिराने के पीछे का कारण था, नंबर 1,
बिना सहमति पर, बिना कांग्रेस की सहमति पर, बिना कांग्रेस की सहमति पर भारतीय नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना, भारतीय नेताओं का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना, युद्ध में शामिल होना। कांग्रेस चाहती थी कि यही मौका है, अभी अंग्रेजों से संविधान की बात कर ली जाए, यानी कि स्वतंत्रता की बात कर ली जाए। लेकिन जो भारतीय नेता थे उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से सहमति नहीं ली और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का फैसला ले लिया। इसी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने जितने राज्यों में सरकार थी वहां पर इस्तीफा दिया। जैसे ही सरकार गिरी वैसे ही जो भारतीय नेता थे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जो समर्थन करने की बात की थी वो समर्थन वापस ले लिया। अब देखिएगा भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता आपको नजर आ रही है। कुछ नेता अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, कुछ नेता अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे। आप समझ रहे होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज चाहते हैं कि भारतीयों को हमें सपोर्ट मिलना चाहिए और भारतीय नेता यानी कि कह सकती है कांग्रेस पूर्ण तरीके से यहां पर क्या कर रही है, द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर, और भारतीय नेताओं ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। भारत में एक तरीके से देखें तो आपको वैसे तो दो ही विचारधाराएं नजर आएंगी कि एक मुस्लिम लीग है और एक कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस में भी एक धारा और नजर आएगी जो आप देखेंगे कि अंग्रेजों की बात से कहीं ना कहीं समर्थन करती है, अंग्रेजों की बात की कहीं ना कहीं समर्थन करती है। लेकिन जब कांग्रेस ने अपनी जब कांग्रेस ने अपना वो सरकार गिरा दी तो कहीं ना कहीं जितने कांग्रेस के जो नेता थे या कह सकते हैं गैर कांग्रेसी नेता थे वो कांग्रेस के साथ में खड़े हुए। और भारत में इस तरीके से आपको ये नजर आएगा कि राजनीतिक अस्थिरता फैल चुकी है और पूरे जितने भी चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो या गैर कांग्रेसी नेता हो सभी मिलकर एक ही आवाज उठाने लगे कि हमको स्वतंत्र करें। अंग्रेजों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती उभर के आ चुकी। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ भारतीयों के द्वारा लगातार स्वतंत्रता की मांग की जा रही। इसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को, ये डेट में थोड़ा याद रखना, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, यानी कि भारत को आजादी की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग ने इस दिन जो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था वो किस दिन मनाया था, आप डेट थोड़ा याद रखना, कई बार आयोग ने पूछा है तो आप कहेंगे 22 दिसंबर 1939। यह मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया था तो आप कहेंगे कांग्रेस के द्वारा वो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। आपसे
हाँ, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि मुस्लिम लीग लगातार स्वतंत्रता की मांग कर रही थी अंग्रेजों से, और ये मुक्ति दिवस में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए थे। ये भी याद रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए थे। ठीक, इस मुक्ति दिवस में किसने हिस्सा लिया था? तो आप कहेंगे कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया। ठीक, कांग्रेस की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया। जब ये लगातार भारतीयों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, ब्रिटिश का समर्थन नहीं किया जा रहा था, तब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों को एक प्लान दिया। इसी को लिनलिथगो प्लान कहा जाता है, या अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? लिनलिथगो प्लान भी कहा जाता है, या अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या यहां तक बात समझ में आई? लिनलिथगो ये कब आया? तो आप कहेंगे 8 अगस्त 1940 को। हाँ, 1940 को। इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। इन्होंने कहा, क्या कहा? तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड लिनलिथगो हैं, इन्होंने प्रस्ताव दिया, भारतीयों को एकजुट किया और कहा कि अभी आप ब्रिटिशों का, यानी कि ब्रिटिश का अभी आप क्या करिएगा? द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन कीजिए। जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, वैसे ही आप अपना संविधान का निर्माण कर लीजिएगा, यानी कि आपको स्वतंत्र कर दिया जाए। ये किसने कहा? लिनलिथगो ने कहा। लिनलिथगो ने क्या कहा? तो आप कहेंगे पहली बार अभी ब्रिटिश सरकार का समर्थन कीजिएगा, इसके बाद में नंबर 2, जैसे युद्ध समाप्त होगा, युद्ध समाप्ति के बाद आप अपना संविधान बना लीजिएगा, आप अपना संविधान का निर्माण कर लीजिएगा, एक बात और बोलिए, क्या? कि भारत को औपनिवेशिक राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारत को औपनिवेशिक राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। बस इसी बात पर टकराव हो गया। औपनिवेशिक राज्य के रूप में भारत को स्थापित किया जाए। औपनिवेशिक राज्य का मतलब यह होता है कि भारत में जितनी भी अंतरराष्ट्रीय, यानी केंद्रीय जो शक्ति रहेगी, वो अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, बाकी आंतरिक शक्ति आपके हाथ में, यानी कि भारतीयों के हाथ में रहेगी। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस चाहती थी कि भारत कैसा होना चाहिए? पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। भारत को कैसा? पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। इसीलिए इस लिनलिथगो प्लान को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। आपसे पूछ लिया जाए लिनलिथगो प्लान क्यों फेल हो गया, तो आप कहेंगे औपनिवेशिक राज्य के रूप में
भारत को दर्जा दिया जा रहा था, जो भारतीय एवं मुस्लिम लीग, या कह सकती है भारतीय, या कह सकती है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए लिन-लिथगो प्लान फेल हुआ। इसीलिए लिन-लिथगो प्लान फेल हो। आप समझ में आई? यहां तक